नमस्कार, इंडिया का सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता है। तकरीबन एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए बगैर उन्हें धो डाला है। पाकिस्तान ने 23वीं एससीओ समिट की मेजबानी की। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को खूब सुनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरा, तो वहीं भारत की संप्रभुता के मुद्दे पर चीन पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और द्विपक्षीय बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को कड़े लहजे में संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपसी विश्वास में कमी आई है या फिर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है और अगर दोस्ती में गिरावट आई है और अच्छे पड़ोसी की कमी महसूस हो रही है, तो इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि हमें एक ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट की वजह से भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का भी मुद्दा उठाया। एससीओ के प्रधानमंत्रियों के काउंसिल में जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ का जो चार्टर है वो 3 इविल्स की बात करता है, जिनसे कि हमारे प्रति जिनके लिए चैलेंजेस हैं। इसमें है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। और विदेश मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि ये इन तीनों को जब तक धूल धूसरित नहीं किया जाता है, तब तक और विषयों पर प्रगति होने का अनुमान कम किया जा सकता है। आकलन ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक तंगी झेल रहा पाकिस्तान लगातार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाल पोष रहे पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग में शांति और सुरक्षा की बात की। शहबाज शरीफ ने एससीओ की बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानिस्तान हमारे साथ जमीनी सीमा साझा करता है, इसलिए वहां शांति हमारे लिए जरूरी है। अफगानी जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। So I think the core message is SCO, all members do introspection, go back to that basic, and then therefore square and center Pakistan, because in our view, which is unsaid but which is very clearly said, Pakistan is an epicenter in this region which generates terror, which uses terror as a state policy. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता। करीब एक दशक बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की ये पहली यात्रा थी।
एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को बिना नाम लिए ही उन्हें धो डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, बहुत लंबे वक्त बाद भारत की तरफ से कोई मंत्री जो है, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पाकिस्तान गए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, इनका रुख कर लेते हैं, स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी का, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, रत्नाकर सिंह। यश श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब। निपुण आलमबाइन जुड़े हमारे साथ, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जमीर दैतो साहब है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैनल में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं संजीव जी के साथ। संजीव जी, किस तरह से देख रहे हैं, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं और अपना पक्ष रखा? देखिए, भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पिरिट है उसका सम्मान करता है। भारत एससीओ का एक अहम सदस्य है, बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है, और भारत एससीओ की जो प्रक्रिया है उसको लगातार आगे बढ़ाने का पक्षधर है। और इस संदर्भ में भारत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करने के लिए संकल्पबद्ध है। और इसी भावना के साथ भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने ये सारा कुछ जानते समझने के बावजूद भी कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध बेहद खराब स्थिति में है, बातचीत तक नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी भारत की सरकार ने विदेश मंत्री स्तर का जो रिप्रेजेंटेशन किया है एससीओ में, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत एससीओ की जो पूरी स्पिरिट है, एससीओ का जो महत्व है उसको समझता है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है। एससीओ जो कि विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, विश्व की लगभग 42% की जो आबादी है उसका ये रिप्रेजेंटेशन करता है। विश्व की लगभग 30% की जो जीडीपी है उसका ये रिप्रेजेंटेशन करता है। और भारत का जो एक विजन है कि आने वाला जो विश्व हो, जो आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर हो, वो बहुध्रुवीय हो, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जो भारत का विजन है वो उसको उस दिशा में भी एससीओ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं साथ ही एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा कि एससीओ की जो महत्ता है, या इस तरीके के जो भी क्षेत्रीय संगठन है उनकी महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को पूरा करने में वो पूरी तरीके से विफल साबित होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में सुधारों के न होने की वजह से जो अन्य जो क्षेत्रीय संगठन हो या वैश्विक संगठन हो, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, एससीओ हो, आसियान हो, इन सब का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस लिहाज से भी अगर देखें तो यूएन की जो विफलताएं रही हैं उसकी वजह से एससीओ का जो महत्व है वर्तमान समय में बहुत बड़ा है। और भारत जाहिर है कि एससीओ के इस महत्ता को समझते हुए अपना भारत ने बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर का ये जो पाकिस्तान का जो दौरा है वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की समिट में भाग लेने तक ही सीमित है। इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी साफ किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ जमीर दैतो साहब भी जुड़े हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है, उनका भी रुख जान लेते हैं। जमीर साहब, देखिए, भारत तो एससीओ में शामिल होने के लिए गया, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान भी भारत के साथ बातचीत करने के लिए आतुर है? और अगर है तो एससीओ के संयुक्त बयान में बीआरआई को किस तरह से शामिल किया गया? वो बात ऑब्वियसली भारत को पसंद नहीं है और ये बात बाकायदा हमारे विदेश मंत्री ने साफ भी की। देखिए, ये जो मंच था ये तो एससीओ का था, तो वहां पर एक तो जो तमाम ममालिक थे उन सबका एक मुद्दा था और उसके साथ साथ एक मुश्तरका लाएअमल पे बातचीत हुई थी। इसके साथ साथ दूसरी जानब था भारत और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसके हवाले से। तो मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से जो जोहराना दिया गया था वहाँ पर मुलाकात हुई है भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की सरजमीन ने जो भारत से आए हुए वफूद थे जिसमें भारतीय जर्नलिस्ट हैं या फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर लोग आए थे, उनको बड़े गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम किया था। और हम तमाम लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक ताल्लुकात में डेडलॉक आया था वो खत्म हो और दोबारा से बातचीत का आगाज हो। देखिए, इस तरह से तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कई शिकायत है, लेकिन तमाम बातों का
सिवाय डायलॉग के और कोई हल नहीं है, क्योंकि जब हम डायलॉग नहीं करते तो यहाँ पर या फिर हिंदुस्तान में जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली कुव्वतें हैं वो उसका फायदा उठाती है और दोनों देशों को आपस में लड़ा के उसका फायदा एक चंद ग्रोह हैं जो उठाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जब दोनों देशों के दरमियान बातचीत का आगाज होता है, दोनों देशों के दरमियान पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है, तो उस तरह की जो इंतहा पसंद सोच रखने वाले ग्रोह हैं उनको मौका नहीं मिलता और उसका फिर तदारुक किया जाता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान समेत जितने भी पड़ोसी हैं तमाम पड़ोसी देशों के साथ न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात रखें, बल्कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जो पहले एक बार ट्रेड खोला गया था वो दोबारा से ट्रेड खोला जाए, ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसमें मजीद बेहतरी आ सके। ठीक है निपुण जी, आपको लग रहा है ऐसा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान जमीनी स्तर पर भी ऐसा कुछ कर रहा है जिससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो फिर से बहाल हो पाए? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा जो नीति रही है कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। आप पिछली बातें सब छोड़ दीजिए, हम ताजी बातें करते हैं, अभी क्या बात करते हैं। अभी इनके जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो यूएन की जनरल असेंबली में गए, उन्होंने भाषण दिया 42 मिनट का, और भाषण के दौरान उन्होंने कितनी बार कश्मीर, भारत और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। कश्मीर को 16 बार उन्होंने बोला, 15 बार उन्होंने भारत का नाम लिया, 14 बार पाकिस्तान का नाम लिया। इससे पहले हम देखें, जब आपका G20 का समिट हमारे कश्मीर में हो रही थी तो उसमें बिलावल भुट्टो जो इनके विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो पीओके में जाके बिलबिला रहे थे कि जाओ कश्मीर में शांतिपूर्ण रूप से G20 की समिट हो रही है, तुम जाओ जाके कुछ करो। वहां से कोई पत्ता तक नहीं ला पाया। आज ये कह रहे कथनी करने की बताता हूँ। बिलावल भुट्टो जब यहाँ से एससीओ की समिट के बाद पिछली बार जब यहाँ से गए, जाने के बाद किस प्रकार के उनके बयानबाजी शुरू हुई थी। आज हमारे जयशंकर जी वापस आ जाएंगे, अब देखिए किस प्रकार के बयान देने शुरू करेंगे। और दूसरी बात, आप ये जो मुद्दा था, एससीओ जो है, एससीओ एक मंच है जहाँ पर बहुपक्षीय मुद्दों पर और वैश्विक मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर बातें होती हैं। इन्होंने कल क्या किया, कश्मीर का मुद्दा उठाया और वहाँ पर आपका ग्वादर पोर्ट का इनॉग्रेशन के लिए चाइना की जो प्रीमियर है उनको बुलाया गया है। आप कश्मीर के मुद्दों को इस तरह के मंच पर उठाने का क्या मतलब बनता है? भारत ने तो आज भी कश्मीर की कोई बात नहीं की, और भारत ने डायरेक्ट नाम चीन का भी नहीं लिया। भारत ने सीधी बात यह कही है कि आप एक बहुपक्षीय डायलॉग की बात करते हैं, संपर्क की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, लेकिन अगर आप किसी देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं करेंगे, आप किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करेंगे। सी पैक पर चीन और पाकिस्तान ने कैसे बात कर ली, जब इनको पता है कि कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा हमारा है। पाकिस्तान ने 1963 में सिंगजियांग जो आपका क्षेत्र यानी कि जो आपका पूरा हमारा, देखें जो सक्सगाम वैली है, वो क्या कर दी थी, आपका चीन को दे दी थी। कैसे दे दी थी? हमको तो बोलते हैं कि 370 आपने एक पक्षीय होकर डिसीजन ले लिया, आपने कैसे द्विपक्षीय होकर डिसीजन ले लिया? भारत का जमीन को आप, उस जमीन को आप सड़क पे यूज कर रहे हैं। जयशंकर जी ने इसी बात को बोला कि सी पैक भारत की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान संजीदा है आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए, तो इस समय हम बात करें मसूद अजहर कहां है इस समय, हाफिज सईद कहां पर है वहां पर, और जितने भी आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जमात उल दावा हो, जैसे जैसे मोहम्मद हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए था। आज जेल में डाल देते हैं, मानते संजीदा है ये लोग। ये संजीदा नहीं है, ये केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस है। जी आपके पास आ रही है। इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस इनके पास में है। $7 अरब बड़ी मुश्किल से इनको मिला है। IMF ने बहुत सारी शर्तों के साथ दिया है। ये दुनिया के सामने तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो एक अच्छे समय मनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जिद वो नहीं करना चाह रही है। और आज मुद्दा था ही नहीं, एससीओ बहुपक्षीय डायलॉग के लिए था। द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए बात करो, फिर देखेंगे तुम्हारा क्या करना क्या नहीं करना है। आज को तो मुद्दा था ही नहीं बात करने का द्विपक्षीय। बिल्कुल। यश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यश जी। जी, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस पैनल में आज पाकिस्तान से एक पत्रकार बैठे हुए हैं, तो हमारे एक एक शब्द को तोला जा रहा है, और तोलने वाले लोग तोलने के लिए कितने क्वालिफाइड है वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा मेरे पहले के 2 वक्ताओं से कि ये जो इतने तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे हैं एससीओ के, एक साहब तो एससीओ को यूएन का रिप्लेसमेंट भी बता रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म उन्हें खुद को याद है कि नहीं बताते हुए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और हमें यह बड़े गर्व से बताया जा रहा है कि एस जयशंकर साहब ने जाके चाइना का नाम नहीं लिया। यही तो हमारा सवाल है, क्यों नहीं लिया? अगर हम पाकिस्तान को फटकार सकते हैं दिन में 4 बार, अभी मैं भी फटकार रहा हूँ, पाकिस्तान ने जो किया है कुछ काम गलत किए और वो सही तरीके से हल किए बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन चीन के मामले में हमारे एस जयशंकर साहब क्यों नहीं बोले? और एक और सवाल है, यदि हमें पाकिस्तान से एक खास तरह का स्टैंड मेंटेन रखना है
तो एस जयशंकर, माफ कीजिएगा, एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके जाने पर पाकिस्तान ने एक गाना रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है दिन भर से। वो किसके कहने पे बनवाया गया? इस तरीके के अनड्यू फेवर्स अगर जबरदस्ती में दिए जा रहे हैं तो एक्सेप्ट कैसे हो रहे हैं? और चीन का नाम क्यों नहीं लिया हमारे विदेश मंत्री? सर, नाम तो उन्होंने पाकिस्तान का भी नहीं लिया, बस ये बताया कि अपनी हमारी संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीमाओं का सम्मान सभी को मिलकर करना होगा। रत्नाकर सिंह जी की प्रतिक्रिया। मोनिका जी, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। निपुण जी बोलिए। ये यश जी ने बहुत गलत टिप्पणी की। ये कह रही कितने क्वालिफाइड हैं जिन्होंने पहले दो वक्ताओं ने बोला। मैं इनसे पूछता हूँ ये कितने क्वालिफाइड हैं? और पाकिस्तान की अगर हम किरकिरी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, जैसा वो वैसा कर रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर पाकिस्तान पाकिस्तान के समर्थक हो क्या? अरे बराबर में बैठे हैं आपके पाकिस्तान के समर्थक, वो बोल लेंगे, आप क्यों बोलेंगे बीच में? पाकिस्तान आप कैसे तो क्या करेंगे? क्वालिफाइड कौन है कौन नहीं है? तुम क्वालिफाइड हो क्या? बेकार की बात करते हो आप लोग। बदतमीजी पे उतरोगे, रोने लगोगे अभी। अरे क्वालिफाइड कैसे होते हैं? कैसे किसको बोलते हैं क्वालिफाइड? तुम किस बात पे कह रहे हो तुम क्वालिफाइड हो? ये तुम्हारे जैसे लोग क्वालिफाइड नहीं। अरे तुम यही बदतमीजी करने लग जाते हो आप लोग। ठीक है सर, भाषा की मर्यादा बोलते हैं आप लोग। विदेश मंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया? अरे क्यों नाम क्यों लेंगे? बहुपक्षीय मीटिंग है, हमें पता है कैसे बात करनी चाहिए। आप बताएंगे, कांग्रेसी बताएंगे, कांग्रेसी को पता है, तमीज तक तो है नहीं बात करने की। तुम अपने देश के ही राजनीतिक विश्लेषक को कह रहे हो क्वालिफाइड कौन होते हैं? पाकिस्तान की अगर हम आलोचना कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये देश ये बताएंगे कांग्रेस? हमारा दिमाग खराब है, समझे? दिमाग अच्छा देगा, बदतमीजी ना। यही प्लीज भाषा की मर्यादा बनाए रखें। गुंडे करेंगे, भाषा की मर्यादा बनाए रखें प्लीज प्लीज प्लीज। सर, भाषा की मर्यादा। गुंडे कहेंगे। निपुण जी, यश जी, प्लीज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर जी, आपकी प्रतिक्रिया। रत्नाकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे आपको। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कोई व्यक्ति इस तरह से हमारे जो विदेशी मामलों में कूटनीतिक हस्तक्षेप करके और एक ही चीज को कहता है कि नाम क्यों नहीं लिया। अरे ये तो हमारी रणनीति का, कूटनीति का एक हिस्सा है। अगर हम बिना नाम लिए किसी को, अगर हम उसको संबोधन करके और उसकी कमियों को उजागर कर सकते हैं तो हम तो ये इसमें तारीफ वाली बात है ना, इसमें तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। लेकिन इनका प्रश्न देखिए किस तरह से है कि क्यों नहीं नाम लिया। अरे कोई जबरदस्ती है क्या भाई? ये हमारी कूटनीति का एक हिस्सा है, हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। बिना नाम लिए हुए एससीओ समिति की गरिमा को बरकरार रखे हुए और हम अपने जो विरोधी हैं उनको हम सबक एक देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। लेकिन इनके पेट में दर्द होता है क्योंकि ये विशेष समुदाय और विशेष देश के लोगों के प्रति इनका प्रेम झलकता है, ये दिखाता है, दर्शाता है, यहीं पे बैठे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए भारत जो है ना, ये पेट में दर्द मत कीजिए रत्नाकर सिंह। आपकी पार्टी क्या कर रही है सब दुनिया को दिख रहा है। तमीज से बात कीजिए। आपकी पार्टी के नेता चीन का नाम ले लेके गुजरात के समय से चुनाव में बात कर रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि या फिर आप इनके साथ काम कर रहे हैं। आपके टिप्पणी पे करूं बात, मैं अपनी बातों को रख लूं, आपका समय आएगा आप रख लीजिएगा। नहीं, आप पेट में दर्द बताएंगे तो हम आपका भी दर्द बता देंगे। कांग्रेस को होता है सर, ठीक है, ये हमारे देश का आपके कहा सर, ये राजनीतिक मसला नहीं है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। भाई राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं सर, ये मुद्दे से आप लोग भटक रहे हैं। सुनील कौशिक जी को इंक्लूड कर लेते हैं। इसी जगह दर्द होता है। ठीक है सर। राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, प्रधानमंत्री सर, ये मसला नहीं है कि कांग्रेस पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है या पाकिस्तान कांग्रेस का कर रहा है, ये मसला नहीं है। ठीक है, सुनील कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आप देख रहे हैं ये मामला जो है किस तरह से भटक रहा है और ये कहाँ जा रहा है? देखिए, जो भी कुछ कल कहा वो कोई नई बात नहीं कही है जयशंकर जी ने। लगभग कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही भाषा हमारे देश के द्वारा बोली जाती रही है। आतंकवाद को लेकर के, संप्रभुता को लेकर के, अखंडता को लेकर के। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए पहली बार बोला जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता को यह समझना पड़ेगा कि आपकी सरकार के रहते हुए भी इसी भाषा का उपयोग रहा है और यह सही बात है। ये हमारे देश की विदेश पॉलिसी है। ये
विदेशी मामलों के जानकार भी बैठे हुए हैं, झा साहब भी बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से बताएंगे। तो ये पहली बार इस तरीके की भाषा नहीं है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी इस तरीके की भाषा का उपयोग चाइना को और पाकिस्तान को बिना नाम लिए हमारा देश देता रहा है। और आतंकवाद की जो घटनाएं घटित हुई पिछले विगत सालों की हम बात करें तो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को लेकर, उन संस्थाओं में जब भी मीटिंगें हुई हैं तब इस तरीके की बातें होती रही हैं। और ये प्लेटफॉर्म होता है कि इशारों में संदेश दिया जाता है, खुल के नाम नहीं लिया जाता। लेकिन इशारों में बात कहना भी एक बड़ी बात होती है। समझदार जो देश होते हैं वो समझ जाते हैं कि इशारा कहाँ है, और मीडिया उसका विश्लेषण भी करती है कि आखिर में ये इशारा किस तरफ है। जरूरी थोड़ी है विदेश मंत्री बोलेंगे, जरूरी थोड़ी है प्रधानमंत्री उनका नाम लेंगे, लेकिन जब इसकी समीक्षा होती है और समीक्षा में ये निकल के आती है किधर ये तीर जा रहा है, किधर ये इशारा हो रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे जो माहौल है, और विदेश मंत्री ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो आज की परिस्थिति में जो उनकी भूमिका है वो ठीक नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। चाहे वो रूस के युद्ध को लेकर के हो, चाहे तमाम जिस तरीके की व्यवस्थाएं इस समय इजराइल के युद्ध को लेकर के हो, तमाम बातें हैं जो कही गई हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो केवल बैठ के देख रही हैं और फरमान जारी कर रही है, लेकिन निश्चित तौर से धरातल पर देखा जाए तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो जो पॉलिसी है वो कांग्रेस के प्रवक्ता को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकार के रहते हुए भी इसी भाषा का उपयोग होता रहा है। बीएन झा साहब का रुख कर लेते पहले। झा साहब ये बताइए, ये जो मैसेज विदेश मंत्री कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे एससीओ में, क्या वो कन्वे हो पाया होगा? क्योंकि देखिए अभी हमने जिस तरह की प्रतिक्रिया अपने पैनल के दौरान ही सुनी है कि वो मैसेज शायद कन्वे नहीं हुआ, खुलकर नाम क्यों नहीं लिया? मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि इस चैनल पे एक समय था कि जब हमारे साथ कोई वरिष्ठ लोग, वृद्ध लोग या बुजुर्ग लोग होते थे तो हम आवाज़ नहीं उठाया करते थे, लगता है, और जो भी आवाज़ उठाते थे उसको उद्दंड कहा जाता था। लगता है हम लोग शायद उन तरतीबों को शायद भूल गए हैं। कोई बात नहीं, सबों को अपनी अपनी बात रखने का हक है। यहाँ पे सब अपनी बात रखें, शांति से रखें, तो हमें थोड़ी सी खुशी होगी। देखिए, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग चल रहा है, ये खास करके बहुपक्षीय मामले में मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं उस पर रखा जाता है। और अगर किसी ने किसी नेशन का नाम लिया तो अगर जनरलाइज अगर नाम लिया हुआ किसी संदर्भ में जो कि डिस्कस हो रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है उसमें अगर नाम लेते हैं तो ये थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है। ये अच्छी डिप्लोमेसी नहीं समझा जाती है। देखिए, डिप्लोमेटिक लहजे में अगर आप बिना किसी का नाम लिए हुए अगर अपनी बात कहते हैं तो वो सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उसके दो रिपरकशंस होते हैं। तो उसको अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए, उत्तर देने के लिए उसको मौका मिल जाता है। और दूसरी, ये अच्छी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं हैं। हमारे श्रीवास्तव जी भी ये जानते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद इस चैनल में जो बात कर रहे हैं, अगर किसी को ये चीज़ें बातें ठीक से शायद पता नहीं है तो वो पुरानी जितने भी लहजे हैं, जितने भी डिस्कशंस हैं, जितने डिबेट हैं, जितने एलाबोरेशंस हैं, वो देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। और खास करके जब डिप्लोमेटिक टर्म्स में बातें करते हैं तो इसमें नाम नहीं लेते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, जयशंकर जी ने जो भी चीज़ें कहा, ये बड़ी विडंबना है ये संघाई कोऑपरेशन की। ये इसमें हम लोग सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, और वो सिक्योरिटी डिस्कशन किसके अंदर में हो रहा है, जहाँ पे कि सब जो कि दुनिया के लिए, लगभग दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको याद होगा जब इमरान खान यूएसए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे सरजमीन पे 43 साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया के लिए लौटूंगी। अब एक ब्रेक लेना होगा मुझे, मैं लौटूंगी, शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन जहां पर आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हो रही है, और ऐसे में अगर निजी हित साधे जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी तो शायद दूसरे जो साझेदार देश है उन्हें पसंद ना, उनके गले ना उतरे, तो किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ेगी? जहां साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका रुख करना चाहूंगी। साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने देखा इस पूरे समारोह के दौरान शहबाज शरीफ चीन के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं खुश करते हुए दिखाई दिए। जी,
सीपेक की बात हुई, BRI प्रोजेक्ट की बात हुई, उसके विस्तार की बात हुई, और बल्कि अगर हम यूं कहें कि संयुक्त बयान में भी उसे शामिल कर लिया गया तो कहना गलत नहीं है। तो ऐसे किस तरह से बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि पाकिस्तान ये कह तो रहा है कि वो बातचीत करना चाहता है भारत के साथ, लेकिन ऐसे किस तरह से हो पाएगी? धन्यवाद मोनिका, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ओके, मुझे आप अपनी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, जरा अपने पीसीआर को बता दीजिएगा कि ये आवाज ठीक कर लें। जी। कोई बात नहीं, जहाँ पे आपने मुझे रोका था मैं आपको यही बता रहा था कि देखिए ये एससीओ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो मल्टीलैटरल होते हैं। अगर कोई बायलैटरल मुद्दे हैं तो वो साइड लाइन्स में होते हैं, यहाँ पे बीच में जो समिट है इसमें डिस्कशन नहीं होती है। दूसरी, आज की ये विडंबना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिक्योरिटी रिलेटेड है, और इसमें बात कौन कर रहे हैं, इसमें भाग लेने के लिए मेजबानी कौन कर रही है? पाकिस्तान के पास आज से 6-5 साल पहले चले जाइए, 6 साल पहले चले जाइए, जब इमरान खान यूएसए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे सरजमीन पे 40 जहाँ साहब आपका माइक शायद म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। जहाँ साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए माइक। चलिए, इतना जमीद है तो साहब का रुख कर लेते हैं। जमीद साहब बताइए, अगर उसी मंच पर जहां पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए इतने वक्त बाद भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत होगी, हालांकि कोई कूटनीतिक मंच नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान का रुख रहा है, एक तरफा रुख, या फिर यूं कहें कि जो आप अपने निजी हित साध रहे, ऐसे में कैसे बातचीत बढ़ेगी? और जो गंभीर मसले हैं, आतंकवाद का मसला है या फिर दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान है, अगर उनसे कॉम्प्रोमाइज होगा तो कैसे होगी बातचीत? मोनिका जी देखिए, इस सारी बात की मैंने जैसे पहले भी कहा था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कई शिकवे शिकायतें हैं, कई गिले शिकवे हैं, लेकिन एक तो बात ये समझने की है कि इन तमाम तर मामलों का जो फैसला होना है वो आपस की बातचीत से ही हो सकता है। और लगातार भारत ये कह भी रहा है कि बातचीत भी तभी हो पाएगी जब आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जितनी पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की हैं, इतनी शायद भारत ने नहीं की है। पाकिस्तान ने बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कई ऑपरेशन लॉन्च किए। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि इतना नुकसान भारत को दहशतगर्दी से नहीं हुआ जितना दहशतगर्दी से पाकिस्तान को हुआ है। लिहाजा इस वक्त इस बात की जरूरत है कि जैसे इस वक्त सर, आपको याद है 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जो सरप्राइज विजिट के लिए गए, और 2016 में क्या हुआ? उरी हमला। तो ऐसे में कैसे होगी बातचीत? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय साथियों से नवाज शरीफ से मुलाकात की, जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, और उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान आते, ताहम जयशंकर को भी हम बड़ी दिल से खुश आमदीद कहते, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जयशंकर का जो इस वक्त पाकिस्तान का दौरा है और उसके साथ साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी इसहाक डार से, तो इसमें दोनों देशों के दरमियान जो मामलात थे उसमें बातचीत का आगाज होगा। क्योंकि जितने भी मसाइल हैं हम इनको मानते हैं कि ये मसाइल बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इनका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। क्योंकि अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम एक दूसरे को तभी स्पेस दे सकते हैं जब एक दूसरे की बात सुनेंगे। अगर हम आपस में बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान को जो और आप एससीओ समिट में वही बातें करेंगे जो भारत के गले नहीं उतरी, तो भी कैसे बातचीत होगी? माफ कीजिएगा, निपुण जी। देखिए, अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान बैठे हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है, 10,000 आर्मी के जवान जो हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं, तो उनको डर लग रहा होगा कि कुछ मैं गलत बोल लूँ तो पकड़ के न ले जाएं। ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भारत के खिलाफ, ये तो बलूची आपको मार रहे हैं, आपकी टेंशन है, आपके पाले हुए आतंकवादी हैं, आपको मारेंगे, हमें क्या मतलब है? आपका कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए जो भारत पे कार्रवाई करता है। मैं आपसे पूछता हूं, मसूद अजहर जो है, जो भारत का सो कॉल्ड टेररिस्ट है, जिसको हमने टेररिस्ट बता रखा है, उसको आप जेल में क्यों डाल रहे हैं? पार्लियामेंट के अटैक का दोषी।
मुंबई के अटैक का दोषी, कई सारे अटैक का दोषी मसूद अजहर है, वो जेल में क्यों नहीं पड़ा है? हाफिज सईद जेल में क्यों नहीं है? जमाते इस्लामी पाकिस्तान बैन क्यों नहीं किया? हिजबुल मुजाहिदीन बैन क्यों नहीं किया? जैश ए मोहम्मद बैन क्यों नहीं किया? जमातुल दावा बैन क्यों नहीं किया? आप उन पर कार्रवाई करो ना। अरे खैबर पख्तूनख्वा तो आपका मामला है भाई, बलूचिस्तान आपका मामला है, वो तो आपका बिगड़ा हुआ सिस्टम है, उसमें हमारे से क्या मतलब है? आप अगर संजीदा हो भारत से अच्छे संबंध करने के लिए, कुलभूषण जाधव को आज ही छोड़ो, अभी छोड़ो, और कश्मीर को कहो साफ साफ कि भारत का लीगल स्टेटस किसका है कश्मीर के ऊपर? हमारा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन राजा हरि सिंह ने हमारे साथ किए थे। आपको सॉरी कि कश्मीर गलती हो गई हमसे, हम वापस कर रहे हैं, संबंध आज ठीक हो जाए, आप करो शुरुआत। कहने से नहीं होता, करने से होता है जनाब। आप करेंगे, हम तो वेलकम करने को तैयार हैं आपका, और हमने कितनी बार नहीं किया, जब जब आपसे विश्वास किया। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे याद आते हैं, 3 बार प्रयास किया अटल जी ने, 98 में प्रयास किया, आपके पास हम लोग गए, लाहौर को लेकर गए, बस लेकर गए, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, बदले में कारगिल मिला। हमने फिर आगरा में बुलाया परवेज मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ के आने के बाद में आपने पार्लियामेंट अटैक कराया। 2003 में अटल जी जाते जाते प्रयास करके गए, लेकिन हमेशा नाकामयाबी रही, और लगातार, चाहे वो मनमोहन जी का टाइम रहा हो और चाहे अटल जी का टाइम उससे पहले रहा हो, ये तो आज सरकार समझ गई है कि भैया आपसे बातचीत, और बातचीत किससे करें? सेना से करें, या नवाज शरीफ से करें, या रेडिकल ग्रुप से करें, या अमेरिका चीन से करें? बताइए किससे बात की जाए? ठीक है, एक बार यशी की प्रतिक्रिया जी, मेरी 1 मिनट में जवाब देने दें। जी जी जी। देखिए, आपने मसूद अजहर का नाम लिया, आपने हाफिज सईद का नाम लिया, ये दोनों लीडर जेल में, आपने जितनी बैन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, उन तमाम पर पाकिस्तान में बैन है, पाबंदी है। पाकिस्तान में आप कहीं दिखा दें लश्कर तैयबा का कोई दफ्तर, या आप कहीं दिखा दें लश्कर तैयबा ने नाम बदल लिया, जमातुल दावा कर लिया है, जमातुल दावा को बैन किया आपने। जमातुल दावा को भी बैन है पाकिस्तान में, जमातुल दावा बैन नहीं है। आप लिस्ट निकाल लीजिए, मैं देख कर आया हूं आपकी लिस्ट। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ है, जमातुल दावा बैन नहीं है। यही मेरी फील्ड है, मैं फॉरेन टेरर को ही कवर करता रहा हूँ। ये बिल्कुल बैन है। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की सोच रखने वाले किसी भी बंदे को अब कहीं पे भी स्पेस नहीं मिलता। हम इस बात को मानते हैं कि इस तरह के लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी गड़बड़ की, और इसके इसी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं पिछले 70 सालों से ठीक नहीं हो पा रहे। लेकिन अब ये समझते हैं कि इन तमाम मामलात को हल होना चाहिए, लेकिन इन तमाम मामलात का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। लेकिन टीवी प्रोग्राम पे बैठकर तो ये मामलात हल नहीं हो सकते। आपको लग रहा है संजीव जी, जिस तरह से पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं कि उन मामलों को लेकर संजीदा है और वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का फासला है, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही राष्ट्र है कि जहां पर विश्व का सबसे बड़ा जो आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया था, और ये वही राष्ट्र है कि जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जो जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से भी ज्यादा की संख्या पाकिस्तान में है। जो 26/11 का जो मुंबई टेरर अटैक का जो मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की सरजमी पे खुलेआम घूमता है। कभी कभी आप उसके खिलाफ दिखावे की कार्रवाई कर देते हैं जब FATF का प्रेशर आता है, उसके बाद फिर से, और जाहिर है कि जब वो जेलों में जाता है तो उसका जो आवभगत किसी एक ऐसे शख्स का होता है जैसे कि वो कोई स्टेट गेस्ट के तौर पे वहां रह रहा हो। तो ये जो पाकिस्तान, और मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं, पत्रकार बंधु हैं, कि जो पाकिस्तान की इस तरीके की आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उनकी नीति रही है, ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुरी साबित हुई है। पाकिस्तान में यही आपने सही कहा, जमीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान आज सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले चल रहा है। लेकिन ये आतंकी किसने पैदा किए, इसका आप जवाब देंगे? ये आतंकी आपने ही पैदा किए हैं। तालिबान को किसने खड़ा किया? आपने खड़ा किया। अन्य जो आतंकी संगठनों को किसने पनाह दी? आपने पनाह दी। पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो सब जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जिहाद के रास्ते पर ढकेला जाता है, उनको लगातार जो है धार्मिक उन्माद उनके अंदर पैदा किया जाता है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के द्वारा स्वयं का उनका क्रिएशन है, और पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जाहिर है कि आज वो रसातल में जा रहा है।
पाकिस्तान में ये जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान में सबसे बड़े हमले कर रहे हैं। और ठीक है सर। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 1 मिनट मोनिका जी, आप मुझे 1 मिनट का समय जी जी सर, 1 मिनट बहुत ज्यादा है जी। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इन आतंकवादी संगठनों के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एक कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहते हैं जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो दानव आपने खड़ा किया है वो आज वो आपको स्वयं जला रहा है, और आप अपनी करनी का ही जो आपने जो किया है, जो आपने जैसा बोया है वैसा ही आप काट रहे हैं। ठीक है सर। ये जाहिर है कि भारत इस तरीके के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है। बिल्कुल ठीक है सर, एक बार यश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। यश जी फटाफट से। मोनिका जी, पहले तो मेरा अनुरोध है कि कोई मेरे बीच में ना बोले, मैंने सबको शांति से कहा, जिसको जहां पे दर्द हो अपनी बारी बोलता सर, बात रखिए और विनम्रता के साथ। मैं पाकिस्तान के जो पत्रकार महोदय बैठे हैं उनसे कोई बात नहीं करना, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि खान साहब जो वाकई में सम्माननीय है, मैं दिल से सम्मान करता हूँ, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, पर उनकी 2 बातों में मुझे विसंगति दिखाई दी। उन्होंने कहा कि एससीओ समिट में हम बायलैटरल बातों में नहीं जाते, और उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज पर बात करें। इसी बात को यदि हम आज समिट में देखें तो एस जयशंकर चीन के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को भर भर के कोस रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अक्टूबर 2013 में मनमोहन सिंह जी ने बीजिंग में खड़े होकर इनको 8 बिंदुओं में अपनी बात रखी, और 8वें बिंदु का पहला वाक्य यह था कि इंडिया एंड चाइना आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम अ लार्जली स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर एंड पीसफुल पेरिफेरी, बट वी कैन नॉट टेक अ स्टेबल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन आवर रीजन एंड बियॉन्ड फॉर ग्रांटेड। उसके बावजूद, इतना खुला खुला बोलने के बावजूद, मनमोहन सिंह जी का स्टेचर यूएन में ये था। अब मैं हमारे प्रधानमंत्री की फोटो और वो जो शी जिनपिंग के लिए खड़े हुए थे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हुए हैं, लेकिन हमें मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। पाकिस्तान को अगर हम अपनी धरती पर बुला के आईएसआई से किसी जगह की जांच करवाते हैं, बोलते हैं क्लीन चिट, तो फिर हमें बातें फेंकने से पहले सोच लेना चाहिए। और एक और बात, जिस तरीके से पाकिस्तान के पत्रकार को बैठ के यहाँ मसाला लगा लगा के गप्पे हाँकने में लोगों को मजा आ रहा है, उसी तरीके से जिस दिन चीन के किसी व्यक्ति को बैठा के हम उसको सुना लेंगे कि 9 अक्टूबर को तुम्हारी सैटेलाइट पिक्चर्स में हमारे गांव पे अतिक्रमण दिख रहा है, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी वाले सही में देश के बड़े आगे बढ़ काम कर। तब तक ये और इनके विश्लेषक अगर मुझे मेरा दर्द बताएंगे तो मैं इनको दर्द अच्छी तरह बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। रत्नाकर जी, आपने सुना, बिल्कुल आपकी तरफ ही आ रही हूं। उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी का कि देखिए चीन के सामने तो अब हमारी सरकार कुछ बोल नहीं पाती, मौजूदा सरकार, और पाकिस्तान पर ही सिर्फ जोर आजमाइश होती है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा उस घटना के बारे में भी, जब हमारे सेना चीन की सेना को भगा दी थी और वहां पे 100 जवान उनके मार दिए थे। हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए थे, लेकिन राहुल गांधी इस तरह से कह रहे थे कि हमारे जवानों को पीटा गया। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की नीयत है कि हमारे जवानों के प्रति और हमारी सेना के प्रति क्या वो मंशा रखते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की नीयत है। और कांग्रेस पार्टी के समय में आज जो मोदी सरकार में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि हम आतंकवाद के मामले में, संप्रभुता के मामले में हम किसी से समझौता नहीं करते। 2 टूक जवाब दिया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये तीनों जब तक खत्म नहीं हो जाते, तब तक हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि ये एससीओ का जो उद्देश्य है आपसी भरोसा पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, तब तक व्यापार कनेक्टिविटी ये संभव नहीं हो सकता। ये उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी तभी क्या करती थी? हमारे सेना के जवानों के सर धड़ से अलग पाकिस्तान करके ले जाता था, कुछ नहीं करते थे, भाईचारे की बात करते थे। तभी आज भी ये यहाँ पे हमारे ऊपर प्रश्न उठाने से पहले जरा नेहरू जी के कालखंड में चले जाए। नेहरू जी का नाम लेने से पहले उसका नाम लो जिसने कहा था कि ना कोई अभी हमें सिखा रहे थे कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले। अभी मुझे सिखा रहे थे कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले, और अभी इनकी इथिक्स क्या चली गई? तो ये इनका दोहरा चरित्र है, इनका दोहरा चरित्र है। मैं कहना चाहूंगा कि नेहरू जी के समय में जो जमीन हमारी थी वो चीन को क्यों दे दिया गया भाई? आपकी गलत विदेश नीतियों की वजह से दे दिया गया। आप भाई साहब जरा सुन लीजिए। आरएसएस क्या अपनी ठीक
ठीक है सर, अभी ठीक है। अभी आप जो है सिखा रहे थे, कह रहे थे कि मेरे बीच अभी मैंने आपको तथ्य बताया रत्नाकर सिंह, बोलना शुरू कर अगर आपके पास तथ्य बोलिए, बेकार की गप्पे मत आइए यहाँ बैठ के। कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब रहता है तो इस तरह से जवाब मेरे पास है, आपके पास नहीं है, इसलिए आप कहानियां सुना रहे हैं। उठाए हैं तो आप अपनी बातों को सुनिए। अभी मुझे जवाब दे आप दीजिए, सुनिए ना, क्यों आप सुनिए नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं। हजारों किलोमीटर क्यों खड़े हो संसद जाते को हैं क्यों जिनकी सुपुर्द कर दिए, क्यों भाईचारा वहां पे पैदा करने लगे। क्यों पाकिस्तान जब हमारे सैनिकों का सर घर से अलग करके जब पाकिस्तान में चला जाता था, ठीक है सर, हो गया, ठीक है, आपकी बात अभी दोनों की आ गई सर, हम अपने जवानों को मुद्दे से ना भटके। ठीक है सर, ठीक है। बीएन झा साहब का रुख कर लेते हैं। झा साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं है, और अपनी जब बारी आती है तो ठीक है सर, दोनों की बात आ गई। झा साहब का रुख कर लेते हैं सर, वक्त की थोड़ी कमी है। झा साहब, क्या माने, क्या पाकिस्तान में आतंकवाद इतना बड़ा भस्मासुर बन गया है कि पाकिस्तान खुद उस पर काबू पाने में नाकाम है? स्थिति इतनी ज्यादा हाथ से निकल जा चुकी है। जी हाँ, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब आपके पास में इतने सारे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी अगर आप यूएन की बात कर लीजिए तो यूएन द्वारा प्रोस्क्राइब 148 टेररिस्ट पाकिस्तान के सरजमीन पे है। वो कहाँ हैं? जेल में हैं या अपने घर में हैं या वहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं, ये आपको वहीं के पत्रकार बताएंगे, लेकिन वो श्योरली वो जेल के अंदर नहीं है, ये तो हमें भी पता है। ये आज के दिनों में इंटरपोल को भी पता है। दूसरी चीज देखिए, ये हम लोग अभी एससीओ की बात कर रहे थे और एससीओ से क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसकी बात कर रहे थे। तो आज के दिन में आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि एससीओ के जितने 9 मेंबर्स हैं, आज इस मीटिंग में एक और इनवाइटेड मेंबर मंगोलिया के आए हुए हैं। तो ये 9 मेंबर्स में से देख लीजिए, चाइना वो अपनी सरजमीन पे आतंकवाद से, इस्लामी आतंकवाद से किस तरह से डील करता है वो हम जानते हैं। जिनजियांग में क्या हो रहा है। रूस किस तरह से इस्लामी आतंकवाद से जूझ रहा है, अभी दागिस्तान में हमने उसकी एक झलक देखी है, रूस के सरजमीन पे देखी है, तो वो हो गया। ईरान आज के दिन में विश्व का सबसे बड़ा आतंकी समूह का रखवाला है, जिसको हिजबुल्लाह कहा जाता है। तो ये 3 देश का तो हमने आपको बता दिया। पाकिस्तान में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब आप हम किसको झुठला रहे हैं? और ये देश आज के दिन में संघाई कॉरपोरेशन में सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए या ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र चीजें हैं। इससे क्या निकल के आएगा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे सबों को बात रखने का जो है वो अपना जरिया है। और यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये चीजें भी किसी तरह से वो जो हाईजैक हो जाती है, हाईजैक ना हो जाए। ये सिक्योरिटी मामले पे बात करें, सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो आज के दिन में सबसे बड़ा जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म है। उस इंटरनेशनल टेररिज्म को किस तरह से एक शैकल उसको डाला जाए, किस तरह से उसको जंजीर में रखा जाए कि ये अपनी उग्र जो रूप है वो इंटरनेशनल सिनेरियो में ना दिखाए। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो जयशंकर जी गए हुए हैं इसी के लिए। यहाँ पे आपको ये बात नहीं उठानी कि यहाँ पे मोदी जी गए कि क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। जयशंकर जी गए हुए हैं। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट सारे नहीं हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सारे हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे नहीं है। तो मोदी जी का नहीं जाना जस्टिफाइड है। जयशंकर जी ने जो एक डिप्लोमेटिक सुर होता है उसमें कहा है वो जस्टिफाइड है। लेकिन हमारे यश जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे कुछ नहीं कही। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है। देखिए, यहाँ पे एससीओ में वो सारी चीजें कहना नहीं बनता था, लेकिन भारत में जब ईएएम के स्पोक्स पर्सन जब बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो चाइना के ऊपर में भी उनको बिल्कुल साफ रुखना पड़ेगा। हम तो जानते हैं कि अगर चीन अगर हमारे कश्मीर का भाग जो है, लद्दाख का भाग है, अरुणाचल का भाग है, अगर उसको नहीं मानता है तो हमें ये कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कहने में कि हम भी वन चाइना पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे कान तरसते रहे, ये हम नहीं सुन पाए हैं। अगर चाइना
किसी और को हमारे खिलाफ खड़ा करता है तो हम भी वो चाइना के खिलाफ ताइवान की का मसला रखते हैं। ताइवान को हम अपने यहाँ पे क्यों नहीं डिप्लोमेटिक दर्जा दें? तीसरी, जो हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री इन एग्जाइल जो तिब्बत की है उसको हम रिकग्निशन क्यों नहीं देते? देखिए, कम से कम ये डर तो आपको चीन के दिल में बसानी है और इसके लिए आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। ये सब लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल मानता हूं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन सब चीजों में भी मुखर होना पड़ेगा। लेकिन अभी एससीओ का जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए नहीं है। एससीओ का प्लेटफॉर्म डिप्लोमेटिक है। वहां जयशंकर जी ने जो भी बताया हुआ है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और हम आगे के दिनों में एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी कहीं पे भी सिक्योरिटी की बात होगी तो टेररिज्म का मसला जो है वो सबसे आगे रहेगा। और यहाँ पे पाकिस्तान, ईरान और बाकी जो देश है जहाँ पे टेररिज्म पनप रहे हैं उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही। बिल्कुल। सुनील कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, देखिए, जाहिर तौर पर सिक्योरिटी का मसला सबसे पहला और लगातार अगर हम देखें सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त अगर भारत के लिए कहीं से आतंकवाद ज्यादा हावी होता हुआ नजर आता है तो वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इसीलिए बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता है। हालांकि बात चाइना की भी आती है कि चाइना हमारी धीरे धीरे हमारी जमीन पर किस तरह से वो अपनी जो है अपना हक जमाए हुए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा भी जा रहा है कि भारत अपना पक्ष उस तरह से नहीं रख पाता है। और जैसे कि झा साहब ने कहा कि ये मौजूदा सरकार में नहीं है, ये पहले भी कभी नहीं हुआ है। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार इस देश की रही हो उसने सार्थक प्रयास न किए, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जब परवेज मुशर्रफ यहाँ आगरा उनको आना था शिखर सम्मेलन में, तो बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे विपक्ष के नेताओं से बैठ के वार्ता की और वार्ता कह के ये विश्वास में लिया कि जो कुछ भी मैं निर्णय लूँगा उसमें आप मेरे साथ हैं। इतनी बड़ी तैयारी के साथ परवेज मुशर्रफ भी वहाँ से आए थे और लगभग 2 दिन का वो सम्मेलन था। जब बिल्कुल मैं था वहाँ मौजूद, देखा पाकिस्तान मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। हस्तांतर होने ही जाने थे, बस ये समझ लो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। पाकिस्तान से फोन आता है और मुशर्रफ साहब उस पर हस्तांतर करने से मना कर देते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। क्या था ये? क्या परवेज मुशर्रफ को आर्मी की तरफ से कहा गया या आतंकवादी संगठन जो वहां पनप रहे हैं, या ऐसे किसी सरगना का फोन आया जिससे परवेज मुशर्रफ पीछे हट गए? तो मुझे लगता है पाकिस्तानी पत्रकार जानते होंगे, निश्चित तौर से आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश ने आप पर भरोसा किया, पाकिस्तान पर भरोसा किया, तब आपने पीठ में छुरा भोंकने का काम जमीर किया। साहब, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें इन्होंने की। एक तो जो परवेज मुशर्रफ का दौरा था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी बातचीत हुई थी, तो उसके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सुन रखी हैं कि ये बात इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। लेकिन दूसरी जानिब जैसे आप ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आपकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मजहबी और इस तरह की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो एक मुख्तलिफ इंटरनेशनल रेकेट्स हैं वो इतने पावरफुल है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में करीब आने की कोशिश करते हो तो वहाँ कोई ना कोई। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है? बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। देखिए जी, मैं इस बात को अभी भी ये समझता हूँ कि सारे मुद्दे का जो सोल्यूशन वो एक ही है कि पाकिस्तान और भारत ने किसी सूरत की आपस के जो डायलॉग है उसको खत्म ना करें। देखो, तो इस तरह आतंकवाद पहले आप बंद करें, आतंकवाद पहले बंद करें, उसके बाद बातचीत अवश्य हो। लेकिन जब तक आप आतंकवाद बंद नहीं करेंगे तब तक बातचीत होने वाली है। अगर पाकिस्तान और भारत आपस में कोई बातचीत करे फिर कोई वाकया हो जाएगा, बातचीत बंद हो जाएगी, फिर तो वो वही हो जाता है जो वो चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत को कौन चाहते हैं? वो कौन चाहते हैं? बार बार आप यही कह रहे, वो चाहते हैं। बिल्कुल, वो नियंत्रण कहीं जगह पर है। एक्चुअली वो नियंत्रण एक जगह पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।